समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। समस्तीपुर सदर अस्पताल परिसर में शराब की खाली दर्जनों बोतल मिलने की खबर को न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर चलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। उत्पाद विभाग की टीम ने सदर अस्पताल परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाई। हालांकि इस दौरान अधिकारियों ने न्यूज 18 के सवालों का जवाब नहीं दिया। और अगली खबर आपको बेतिया से बताएं, जहां अचानक पेट्रोल पंप के पास देर रात दुकानों में आग लग गई। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। 3 दुकान आग में जलकर राख हो गए। आग की लपटें देख लोग दहशत में आ गए। गनीमत ये रही कि पेट्रोल पंप सुरक्षित बच गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पेट्रोल पंप के पास दुकानों में कैसे आग लग गई। भयावह तरीके से आग लगी है। 3 दुकान इस आग में जलकर खाक हो गई और लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जाए। गनीमत ये रही कि पेट्रोल पंप सुरक्षित बच गया। अगर पेट्रोल पंप में आग लगती तो आप समझ सकते थे कि ये मंजर कैसा होता। और भी भयावह तस्वीर सामने आती। पेट्रोल पंप में ज्वलनशील पदार्थ होते हैं और ऐसे में अगर वहां पर आग लगती तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता था। गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी स्कॉर्पियो और एक पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। साथ ही 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त दोनों वाहन से 1037 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। शराब की खेप यूपी से लाई जा रही थी। केले की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ जहां बिहार में पूर्णतः शराबबंदी के दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ शराब तस्कर तू डाल में पात की तर्ज पर हर रोज नई नई कोशिशें करते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं शराब की तस्करी को लेकर। 1000 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। इसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और इसमें फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए जिसने शराब मंगाया था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नक्सलियों के कनेक्शन को लेकर बिहार यूपी में ताबड़तोड़ 31 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाई। एनआईए ने बिहार के औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, सारण सहित यूपी में भी कई जगहों पर छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस कार्रवाई में अलग अलग ठिकानों में 3.5 लाख रुपए कैश सहित कई सबूत भी जब्त किए गए। आपको बता दें कि नक्सलियों की साजिश मामले में नई दिल्ली स्थित ब्रांच में एनआईए ने इसी साल अगस्त में 2 केस दर्ज कर लिए थे और उसी मामले को लेकर एनआईए ने सर्च ऑपरेशन चलाई। बताया यह जा रहा है कि एनआईए के रडार पर 27 से ज्यादा संदिग्ध आरोपी हैं, जिन पर एनआईए शिकंजा कसने की तैयारी में है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद सभी लोग अपने घर को वापस लौट रहे हैं, काम पर लौट रहे हैं और ऐसे में ट्रेनों में खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेनों में लोग जानवरों की तरह लदे हुए, यात्रियों के लिए पैर रखने तक की जगह नहीं है। मुजफ्फरपुर में अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। लोक आस्था के महापर्व छठ के समाप्त होते ही लोग अपने काम पर लौटने लगे हैं। ट्रेनों में काफी भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जंक्शन पर है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जो अलग अलग महानगर में जाने वाली गाड़ियां हैं उसमें सीट नहीं मिल रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अवध असम एक्सप्रेस है इसमें आप देखेंगे किस तरीके से भीड़ है, जगह नहीं मिल रही है। ट्रेन में घुसने का जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा है लोगों को। काफी कंजेस्टेड है। जनरल बोगियों की संख्या भी काफी कम है और ऐसे में लोगों को जब रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो इसी में ठूस कर जा रहे हैं। पहले छठ में वापस आ रहे थे तब दिक्कत हुआ था, पर अब वापसी को लेकर क्योंकि उन्हें काम पर लौटना है इसको लेकर यहाँ पर देखिए तस्वीर किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह जो है वह अंदर घुस रहे हैं। मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग हैं यहाँ पर, हम उससे बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं? मुरादाबाद जा रहे हैं। कहाँ आए हुए थे? आसाम, गुवाहाटी से जा रहे हैं। सीट मिल रही है? सीट नहीं मिली भाई, सीट अभी आगे मिली है। हाँ, किसी तरीके से जा रहे हैं। हाँ, अभी इसी तरीके जा रहे हैं। अभी आगे सीट मिली है। रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिल रहा है? रिजर्वेशन नहीं मिला था? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अलीम। आप देखेंगे तमाम लोग जो है यहाँ पर जो बाहर जाने के लिए है। क्या नाम हुआ? लालोरी से। कहाँ से जा रहे हैं? कटिहार से। कटिहार से कहाँ जाना है? रोहतक। रोहतक। काम पर लौट रहे हैं? काम के लिए जा रहा हूँ। काम के लिए छठ में आते हैं जी। सीट वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही? अभी तो सीट नहीं मिल रही है। रिजर्वेशन कराते हैं?
नहीं रिजर्वेशन तो नहीं कराए थे, तरपाली के लिए जनरल रिजर्वेशन हो ही नहीं पा रहा है, नहीं हो रहा है, सीट ही नहीं मिल रहा है, सिटी में मिल रहा है। कहीं तमाम लोग जो है वह लौट रहे हैं, उन्हें सीट नहीं मिल रही है, ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांशु और पर्व त्योहार खत्म होते ही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जुटने लगी और ऐसे में नशाखुरानी गिरोह भी काफी सक्रिय है, जो रेल यात्रियों को नशा खिलाकर अपना शिकार बनाता है। नशाखुरानी गिरोह की सक्रियता को रोकने के लिए भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस फोर्स लगातार यात्रियों को जागरूक कर रहा है। भागलपुर आरपीएफ की टीम रेल यात्रियों को माइकिंग के जरिए जागरूक कर रही है ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। खत्म होते ही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में नशाखुरानी गिरोह भी सक्रिय हो जाता है। नशाखुरानी गिरोह लोगों को अपना शिकार बनाकर लूटपाट करते हैं और भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर पर लगातार आरपीएफ के द्वारा लोगों को नशाखुरानी गिरोह के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आरपीएफ की टीम यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह के प्रति सजग करते हुए नजर आ रही है। इस वक्त मैं भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर पे हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आरपीएफ की टीम है वो लगातार यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह के प्रति जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पर्व त्योहार खत्म होते ही जो यात्रियों की भीड़ है वो रेलवे स्टेशन पर देखी जाती है, लेकिन ऐसे में जो नशाखुरानी गिरोह है वो भी सक्रिय हो जाता है। लेकिन भागलपुर आरपीएफ की टीम के द्वारा लगातार रेल में सफर करने वाले लोगों को नशाखुरानी गिरोह के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि ट्रेन में सफर करने के दौरान किसी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ भी ना खाएं। थोड़ी सी सतर्कता बरतने से आप खुद को नशाखुरानी गिरोह की चपेट में आने से बचा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के सीलकयारी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। ऑगर मशीन के रास्ते में रुकावट आई है। मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया है और इसके चलते बोरिंग का काम फिलहाल बंद है। इसे ठीक किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही फिर से काम शुरू हो जाएगा। जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो मजदूर हैं, उसमें अंदर जाके गैस कटर से उस पाइप को काट रहे और रास्ता बना रहे हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, फिर से पाइप ना आए तो उम्मीदें जता सकती है कि आज शाम तक जो ये ऑपरेशन है लगभग पूरा हो सकता है। पर अगर फिर से पाइप आया क्योंकि अंदर पाइप और सरिया ये बिछे पड़े थे, जब टूट हुई तो ये सब मलबे के अंदर घुस गए। अब दिक्कतें ये आ रही है कि लगातार यही बाधा बन रहे हैं और आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जब 24 घंटे में 1.8 मीटर ही पाइप आगे बढ़ पाए, 46.8 इस समय पाइप बढ़ पाए और 24 घंटे में 1.8 ही पहुंच पाए। तो अभी भी वही कंडीशन है कि पिछले 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और कोई काम नहीं हुआ है। और इस समय जो गैस कटर से काटा जा रहा है, अगर फिर से कोई बाधा नहीं आती तो शाम तक ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल बलबीर, आपको लगातार तो देखिए हम आपको तस्वीरें वहां के दिखा रहे हैं। ऑगर मशीन से बोरिंग का काम अभी बंद कर दिया गया है। दरअसल ऑगर मशीन में कुछ तकनीकी खराबियां आई है। प्लेटफॉर्म टूट जाने की वजह से ऑगर मशीन का काम अभी रोक दिया गया है। सीलकयारा टनल में जिंदगी की जंग लगातार जारी है। आज 13वां दिन है। अब तक 46.8 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है। 10 मीटर के करीब पाइप डालना अभी भी बाकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ऑगर मशीन से बोरिंग अभी बंद कर दी गई है। कुल मिलाकर 41 मजदूरों में से 15 से 20 मजदूरों की संख्या बिहार और झारखंड से है। सीलकयारा टनल में जिंदगी की जंग लगातार जारी है। कोशिशें लगातार जारी है। महज 10 मीटर की दूरी और 10 मीटर की दूरी जैसे ही तय होगी वैसे ही ये मजदूर वहां से बाहर निकल जाएंगे। हालांकि अभी काम को कुछ तकनीकी खामियों की वजह से, कुछ उपकरणों के खराब हो जाने की वजह से इस वक्त काम को रोक दिया गया है। खासकर ऑगर मशीन की बात करें तो कल भी मशीन में कुछ तकनीकी खराबियां आई थी, जिसके बाद उसे दुरुस्त किया गया और दुरुस्त करने के बाद एक बार फिर से काम को शुरू कर दिया गया। लेकिन अभी की जो नई अपडेट है वो ये है कि उसके प्लेटफॉर्म को टूट जाने की वजह से इस वक्त काम को रोक दिया गया है। ऑगर मशीन से इस वक्त अभी बोरिंग बंद कर दी गई है। जैसे ही ऑगर मशीन एक बार फिर से शुरू होगी, उसका संचालन एक बार फिर से शुरू होगा, वैसे ही ये काम एक बार दोबारा से शुरू हो जाएगा और 10 मीटर की दूरी जैसे ही तय कर ली जाएगी वैसे ही इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए बाधाएं कई तरह की सामने आ रही है। कभी तकनीकी उपकरणों में
खामियां तो कभी सरिया, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और यही साबित कर रहे इस वक्त तमाम जो वहां पर जवान मौजूद हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और कोशिश लगातार यही कर रहे हैं कि हर संभव प्रयास कर किसी भी तरह इन मजदूरों को वहां से बाहर निकाल लिया जाए। तो ऑगर मशीन से बोरिंग इस वक्त बंद है और इस बात की जानकारी सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि प्लेटफॉर्म टूट जाने की वजह से ऑगर मशीन का काम इस वक्त रोक दिया गया है। अब कितनी देर में इस काम को दोबारा शुरू किया जाएगा इसकी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन अब तक 46.8 मीटर तक दूरी तय कर ली गई है। बस 10 मीटर की दूरी तय करनी बाकी है। 10 मीटर तक जैसे ही पाइप अंदर पहुंचेगी वैसे ही उन मजदूरों को एनडीआरएफ की टीम अंदर जाकर वापस बाहर ले आएगी। तो तमाम तरह की अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो एम्बुलेंस अलग अलग तरह की वहां पर मुहैया कराई गई है, हेलीपैड्स मुहैया कराए गए हैं, हेलीकॉप्टर्स मुहैया कराई गई है कि अगर किसी तरह की कोई गंभीर समस्या होती है तो तुरंत उन्हें प्राथमिक इलाज मिल सके, ये कोशिश की जा रही है। तो तमाम तैयारियां हैं और इंतजार बस उस पल का है कि कब ये मजदूर वहां से बाहर निकलेंगे। ऑगर मशीन में आई रुकावट को दूर करने के साथ ही जल्द से एक बार फिर से ये काम शुरू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर झारखंड के 15 मजदूर अंदर हैं, बिहार के भी उनमें मजदूरों की संख्या 5 बताई जा रही है। 41 मजदूरों में से 20 मजदूर बिहार झारखंड के हैं। कोशिशें लगातार जारी है, संपर्क भी उनसे लगातार किया जा रहा है। सीएम धामी ने भी उन मजदूरों से बातचीत की, उनकी तारीफ भी की कि वो हिम्मत रखें और आपने अब तक हिम्मत रखा है। हमारी कोशिशें लगातार जारी है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको बाहर निकालें। और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। और अगली खबर दरभंगा से, जहां अक्षय आनंद ने केबीसी जूनियर में 6,40,000 रुपए जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। अक्षय की मां आरती हिस्सा रह चुकी है केबीसी की और 2019 में उन्होंने भी 6,40,000 रुपए जीते थे। हालांकि अक्षय के हॉट सीट पर बैठने से 3 दिन पहले ही उनकी मां का निधन हो गया। इस दुख की घड़ी में भी खेल में अच्छा प्रदर्शन कर अक्षय ने अपनी स्वर्गीय मां के सपनों को पूरा किया है। अक्षय का कहना है कि कुछ सालों बाद वो सीनियर केबीसी के लिए भी प्रयास करेंगे। इसके लिए बहुत प्रयास किया और पहले मैंने इसमें जाने के लिए पहले मैंने फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन करने से स्टार्ट किया। मैं मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं रजिस्टर करूं और मेरा हो जाए, और उसके बाद मुझे कॉल आया तो मैं बहुत खुश हो गया। और फिर जीके टेस्ट को भी मैंने क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरा लास्ट सिलेक्शन भी हो जाएगा। मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास था, तो मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में चला गया और वहाँ से हॉट सीट पे आया। हाँ, बेटे से उम्मीद थी, ऐसे तो हर माँ बाप को उम्मीद रहती है बच्चे से, लेकिन इसका ऐसा भी रुचि जो देख रहे थे, इंटरेस्ट देख रहे थे। कॉलेज में अपना स्कूल में जो है वहाँ पर भी जीके टेस्ट वगैरह होता था, उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और इस केबीसी के प्रति बहुत उत्साहित रहता था। तो इससे मुझे लगता था कि नहीं, ये कर सकता है इसको। और नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के खिलाड़ियों को खेल मंत्री ने सम्मानित किया है। कुल मिलाकर 11 खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टीम ने 6 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक जीती है। बिहार के खेल मंत्री ने कहा कि मेडल लाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो ओलंपिक तक जारी रहे, यही कामनाएं हैं। का सिलसिला बिहार में जो शुरू हुआ है
ये आगे ओलंपिक तक पहुंचेगा, यही हम लोग उम्मीद किए हुए हैं। और इसी काम के साथ राज्य सरकार और खेल प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रही है और काम कर रही है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि लगातार मेडल का संख्या बिहार में बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में बिहार खेल के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाएगा। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का अपनी बेटी के साथ खेलते हुए एक वीडियो सामने आया है। तेजस्वी अपनी बेटी पर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। किस तरह तेजस्वी यादव अपनी बेटी पर प्यार लुटा रहे हैं, उसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव अपनी पोस्ट के माध्यम से अपनी बातों को साझा करते हैं और त्योहार हो या कोई ऐसा खास मौका तो तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हो जाते हैं और इसी दौरान अपनी बेटी की ये तस्वीर भी उन्होंने साझा की है। कुछ ही दिन पहले इसका जन्म हुआ और ये तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी प्यारी सी बिटिया के साथ कैसे खुश नजर आ रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। और पूरे बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन नालंदा के हिल्सा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां शराब बनाने के लिए मीठा घोला जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से हिल्सा प्रखंड के मध्य विद्यालय कावा के पास कुछ शराब धंधेबाज शराब बनाने के लिए मीठा घोल रहे हैं। इतना ही नहीं, मीठा बनाने के बाद कई टीन को झाड़ी में फेंक दिया गया। बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तो मीठा बनाने के बाद झाड़ियों में टीन को फेंक दिया गया है। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। एक तरफ जहां बिहार सरकार ये दावा करती है कि बिहार में हम पूर्णतः शराबबंदी लागू कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ये तस्वीरें जब सामने आती है तो वो सब कुछ बयां करती है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर से तेज हो रही है। बुधवार को कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिए जाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। तो इस डिमांड पर सुशील मोदी की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। बीजेपी सांसद ने पहले ही सरकार के दौरान बनी कमेटी का जिक्र कर ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत तेज हो गई है। पटना में आरजेडी और जेडीयू की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। तेजस्वी ने कहा, पीएम मोदी ने वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बिहार को फॉरेन स्पेशल स्टेटस मिले ताकि प्रदेश की गरीबी को दूर किया जा सके। लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके। साथ ही तेजस्वी ने जातीय गणना की रिपोर्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश में सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी और गरीबी है। तेजस्वी ने आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने की भी मांग की। भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तेजस्वी यादव बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो पलटवार बीजेपी की ओर से सुशील मोदी कर रहे हैं। कहते हैं बिहार में बीते 75 साल से मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ही रहे हैं, फिर बिहार का विकास हुआ क्यों नहीं। कि बिहार में 75 साल से किसका राज है? कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों ने राज किया, ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं।
तो 75 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार इतना गरीब क्यों है, इतना पिछड़ा क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेवार? यही लोग तो जिम्मेवार हैं। सुशील मोदी ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा, कानूनी तौर पर कैसे पॉइंट्स गिना रहे हैं। सुनिए सुशील मोदी को। मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी, 2 कमेटी बनी, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी और दूसरा बना था रघुराम राजन समिति। इन दोनों समितियों ने ये जो विशेष राज्य की अवधारणा है उसको ही समाप्त कर दिया। कैटेगरी का स्टेटस देने की आवश्यकता नहीं, अन्य प्रकार की मदद की जाए। विशेष राज्य और सामान्य राज्य, इसके फर्क को ही समाप्त कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि बीजेपी के सांसद के शब्द ब्रह्मवाक्य नहीं है। आरक्षण के नए प्रावधान को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग ललन सिंह ने भी की। उनके कहने से नहीं होगा, वो कोई ब्रह्मवाक्य है क्या? वो थे कि नहीं थे सरकार में? लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को स्पेशल स्टेटस वाला मुद्दा उछालकर महागठबंधन के नेता जनता को संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की भलाई वे ही कर सकते हैं। केंद्र सरकार स्पेशल स्टेटस का मुद्दा जानबूझकर हटा रही है, ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट या फिर रघुराम राजन कमेटी की सिफारिशों को भी ध्यान देने की दरकार नेताओं को। केवल आरोप प्रत्यारोप से विशेष राज्य जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस करना ठीक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।